अध्यक्ष महोदय, ऑर्डर प्लीज। श्री शांता कुमार जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। 12वां आम चुनाव जो अभी अभी समाप्त हुआ है और जिसके बाद यह लोकसभा गठित हुई है, वह एक प्रकार से स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में एक अति महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। वैसे 1951 में भारतीय जनसंघ की जब स्थापना हुई थी, तब से लेकर के मैं राजनीति में सक्रिय रहा हूं और पहले आम चुनाव से लेकर के 52 के आम चुनाव से लेकर के आज तक के सभी चुनावों में भाग लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते या कभी कभी एक प्रत्याशी के नाते। लेकिन मैं मानता हूं कि अभी अभी पूरा हुआ चुनाव वह हिंदुस्तान की राजनीति को एक निर्णायक मोड़ देता है। मुझे स्मरण है कि 1967 तक तो कांग्रेस पार्टी के आधिपत्य को कोई चुनौती दे ही नहीं पाता था, न केंद्र में न राज्यों में। 1967 में पहली बार कुछ राज्यों में कांग्रेस पार्टी पराजित हुई थी और जिसको संविध सरकारें कहते हैं वह संविध सरकारें बनी थी। लेकिन केंद्र में उसका आधिपत्य वह 1977 तक बना रहा और 1977 में पहली बार केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी पराजित हुई और जनता पार्टी की सरकार आई। 1977, उसके बाद 1980, उसके बाद 1984, उसके बाद 1989, उसके बाद 1991 और उसके बाद 1996 और 98। इन चुनावों में कई बार हमने सत्ता परिवर्तन देखा। 2 बार कांग्रेस पार्टी वापस आई, 1980 में और 1991। बाकी बार कोई न कोई गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। मैं इनकी तुलना करता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि यह जो सत्ता परिवर्तन हुआ वो 77 में हुआ या 80 में हुआ या फिर 89 में हुआ या 91 में हुआ या 96 में हुआ। इन सभी बार निर्णायक जो परिवर्तन हुआ वह एक नेगेटिव वोट के कारण हुआ। इमरजेंसी के कारण कांग्रेस पार्टी 1977 में हार गई। वह कोई इसलिए नहीं था कि जनता पार्टी को लोगों ने पसंद किया, लेकिन इसलिए कि इमरजेंसी को नापसंद किया, इसीलिए परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार से 1980 में जनता पार्टी की झगड़ेबाजी को लोगों ने नापसंद किया और इसीलिए कांग्रेस पार्टी वापस आ गई। 91 में भी मानता हूं यह कोई पॉजिटिव समर्थन था जिसके आधार पर जनता दल की सरकार बन गई, ऐसी मेरी मान्यता नहीं है। लेकिन बोफोर्स का कांड हुआ और उस बोफोर्स के कांड के कारण देश में एक क्षोभ पैदा हुआ कि उच्च पदों पर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और एक नेगेटिव वोट के आधार पर परिवर्तन हुआ। मेरी मान्यता है कि 1998 का पहला चुनाव है जिस चुनाव में यूं तो हर चुनाव में हर निर्णय करते हुए उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों अंश होते हैं, लेकिन इस चुनाव में नेगेटिव अंश बहुत कम था और इसेंशियली एक पॉजिटिव वोट के आधार पर आज ये सरकार। अद्वानी जी, the house stands adjourned to meet at 2 p.m. श्री एल के आत्मा। माननीय सभापति जी, धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैंने अपनी बात आरंभ की थी विगत वर्षों में हुए चुनाव का उल्लेख करते हुए।
1977 और 1998 के बीच में यद्यपि 11 साल ही बीते हैं, लेकिन इन 11 सालों में लोकसभा के 6 आम चुनाव हुए, 21 साल हुए, और इनमें मैंने जैसे बताया कि बाकी सब चुनावों में निर्णायक मुद्दा कोई नकारात्मक मुद्दा रहा, कोई नेगेटिव इशू रहा जिसके आधार पर सत्ता परिवर्तन हुआ। लेकिन इस बार कोई भी विश्लेषण करेगा तो पाएगा कि हाँ, कुछ नाराजगियां थी। पिछली सरकार जिस प्रकार से 2 बार बदली, 18 महीने में चुनाव अनावश्यक रूप से लादा गया, उसके कारण नाराजगी थी। लेकिन प्रमुख रूप से जो वातावरण था वो वातावरण ये था कि पिछली बार वाजपेयी जी की सरकार बनी केवल 13 दिन के लिए, और बाकी सब पार्टियों ने जिन्होंने चुनाव कांग्रेस के विरोध के आधार पर लड़ा था और जीता था, वे भी सब कांग्रेस से मिल करके उन्होंने यह 13 दिन की सरकार गिरा दी। ये उचित नहीं हुआ, और इसीलिए वाजपेयी जी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को एक अवसर देना चाहिए, यह संभवतः एक स्थिर सरकार दे सके। मैं मानता हूं कि इस बार का वोट मुख्यतः एक पॉजिटिव वोट था सुशासन के लिए, क्योंकि स्थिर सरकार स्वयं में कोई बहुत बड़ा गुण नहीं है। 5 साल सरकार चले, यह कोई गुण नहीं है। गुण अगर कोई है तो स्थिरता में से अगर सुशासन मिलता है, अच्छा राज मिलता है, जनता की सेवा होती है, कल्याण होता है, तो वह सुशासन। प्लीज 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 I प्लीज am not guilty. महाराष्ट्र Please, I am not प्लीज guilty. I am not guilty. जरा बैठिए, राजस्थान का प्लीज बारे में भी बोलिए। प्लीज टेक योर सीट, प्लीज I would plead with you. प्लीज जिधर आपका प्रशासन है, Please. महाराष्ट्र राजस्थान, अनिल बसु, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट, सुशासन डोंट इंटरप्ट, पॉजिटिव वोट, डोंट और इंटरप्ट। फिर वर्षों बाद कोई पार्टियों का गठबंधन जब मैदान में उतरा, जो चीज शायद 77 में थोड़ी मात्रा में हुई थी, इतनी स्पष्ट मात्रा में नहीं हुई थी, लेकिन इतनी स्पष्ट मात्रा में इस बार जब 1998 में न केवल भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए जितने सहयोगी दल हैं, तृणमूल कांग्रेस का हमारे साथ सीटों का तालमेल था, लेकिन शेष सभी पार्टियां जो इस गठबंधन का हिस्सा थी, उन्होंने चुनाव लड़ते हुए इस बात को बल दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री पद के नेतृत्व में हम ये सरकार बनाने जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी प्रगति है, जिसको मैं कह सकता हूं कोएलिशन पॉलिटिक्स के संदर्भ में। कोएलिशन मिली जुली सरकारों की एक संस्कृति होती है, और उस मिली जुली सरकारों की संस्कृति के विकास की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम था। मैं मानता हूं कि मुझे खुशी होती कि नेशनल एजेंडा हम पहले प्रकाशित करते तो, और हमने इतना ही किया कि भाई इस बार अपने अपने मैनिफेस्टो पर हम लड़ लें, लेकिन अपनी शपथ विधि हो उससे पहले हम नेशनल एजेंडा प्रकाशित करेंगे। जनता संयुक्त मोर्चे की सरकार यह नहीं कर पाई थी। संयुक्त मोर्चे की सरकार अचानक बनी, और उस अचानक बनने में जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष किया था, लड़ाई की थी, कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, उस कांग्रेस को भी अपने में समाविष्ट करके उन्होंने यह यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनाई। और यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनने के कुछ दिन बाद, शायद 8-10 दिन हुए होंगे, 12 दिन हुए होंगे, मुझे याद नहीं, लेकिन बाद में वह घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ उनका, जिसको वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के नाते कहते हैं। मैं मानता हूं कि हमको अपने अपने सभी पार्टियों को मिली जुली सरकारों की संस्कृति को समझना होगा, उसकी मर्यादाओं को स्वीकारना होगा। और अगर हम स्वीकारेंगे तो जितनी सारी बहस पिछले इन 2-3 दिनों में हुई है, पहले विश्वास प्रस्ताव पर और आज इस पर कि आपके मैनिफेस्टो में ये लिखा है और आपके इसमें ये क्यों नहीं है, नेशनल एजेंडा में ये क्यों नहीं है,
उल्टा आप ये मानेंगे कि नेशनल एजेंडा में ये इसलिए नहीं है क्योंकि सब लोग इस पर सहमत नहीं हैं। नेशनल एजेंडा में वही बात आ सकती है जिस पर हम सब लोग सहमत हैं। इसमें बहुत सहज बात है। मैं ये भी कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या समता पार्टी या AIADMK उनके अपने अपने मैनिफेस्टो हैं, जिन मैनिफेस्टो की कुछ बातों से मैं सहमत नहीं हूं। आज समता पार्टी है या AIADMK है, उनकी सब बातों से मैं सहमत नहीं हूं, और उसी प्रकार से उनको पूरा अधिकार है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बातों से सहमत ना हो। लेकिन हमको अपने को सरकार चलाते हुए यह जो राष्ट्रीय एजेंडा है शासन का, उसी तक अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। मैं आपको कह सकता हूं कि यह एजेंडा, उसका प्रारूप, उसका ड्राफ्ट यह भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने तैयार किया, और ड्राफ्ट तैयार करते हुए हमने स्वयं ने इस बात की चिंता की कि भाई किस किस बात से बाकी लोग असहमत हो सकते हैं, और वो जो जिन पर असहमत हो सकते हैं उनको हमने ड्राफ्ट में भी नहीं लिखा। और ड्राफ्ट में न लिख करके, मुझे याद है कि पहली हमारी जो बैठक हुई थी नेशनल एजेंडा को कंसिडर करने के लिए, उसमें मैंने स्वयं ने कहा था कि मिली जुली सरकारों की संस्कृति का एक हिस्सा ये है कि एक एक पार्टी इस बात को पहचाने कि जो चीज मुझे प्रिय है, और हो सकता है कि जिस चीज के कारण सार्वजनिक जीवन में मेरी लोकप्रियता हुई है, मेरा प्रभाव बढ़ा है, अगर वो चीज बाकी पार्टियां जो हैं इस मिलीजुली सरकार में उनको स्वीकार्य नहीं है, तो हम समझ करके चले कि हम इस सरकार के माध्यम से उसकी पूर्ति नहीं कर सकेंगे। ये समझ करके चले। मैंने कहा कि हमारे यहाँ पर उस दिन बैठे थे, हमारे चंडीगढ़, अपने पंजाब के लोग बैठे थे, हरियाणा के लोग बैठे थे, और मैंने कहा कि आखिर ये दो सरकारें हैं, इन दोनों सरकारें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी दोनों सरकारों में है, और अगर ये सरकारें सोचे क्या हमारा जो दृष्टिकोण है नहरी पानी के बारे में, चंडीगढ़ के बारे में, वह दृष्टिकोण हम इस सरकार के माध्यम से कार्यान्वित करेंगे, तो मुझे खेद है, मुझे पहले ही कहना पड़ेगा कि यह संभव नहीं होगा। हाँ, ये बात अलग है कि हम दोनों मिलकर के बैठ करके कोई तरीका निकाल ले जिसके आधार पर सहमति हो जाए, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मिली जुली सरकारों के स्वरूप के बारे में, उसकी मर्यादाओं के बारे में, उसके सीमाओं के बारे में समझ करके हम चले, यह बहुत जरूरी है। और इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है कि आप माधवराव जी कह रहे थे कि तो आपने कांग्रेस का पार्टी का मैनिफेस्टो ले लिया, बहुत अच्छी बात है। एक प्रकार से अगर आपको लगता है कि एक कांग्रेस पार्टी का हमने मैनिफेस्टो ले लिया, तो फिर तो इस सरकार के मन में जो बात है कि आम सहमति से हम मिलकर के इसको कार्यान्वित करें, इसको करने में और सुविधा होगी, बहुत खुशी की बात है। यद्यपि मैं मानता हूं कि आम सहमति थियरी में लाना ये कोई कठिन बात नहीं है, व्यवहार में उसको कार्यान्वित करना, इसी में कठिनाई आती है, और उसमें अलग अलग न्यूएंसेस होते हैं, पहलू होते हैं, उन पर विचार करना पड़ेगा, इसीलिए विचार करना जरूरी होता है। मैंने जैसे कहा कि यह निर्णायक मोड़ है, वह मैंने इसलिए भी कहा क्योंकि हिंदुस्तान में 1952 से लेकर जब से पहला आम चुनाव हुआ, 50 में हमने संविधान स्वीकार किया, 52 में पहला आम चुनाव हुआ, तब से लेकर के हिंदुस्तान की राजनीति का जो रूप था, उसको विश्व भर के जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो एक शब्द का प्रयोग करते हैं हमेशा कि दिस इज अ सिंगल डोमिनेंट पार्टी पॉलिटी। एक पार्टी, एक दलीय आधिपत्य वाली यह राजनीति है कि जहां पर इंग्लैंड में दो पार्टियों के बीच में ऑल्टरनेट होता रहता है। अमेरिका में चाहे संसदीय प्रणाली नहीं है, राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है, तो भी वहां पर दो प्रमुख पार्टियां हैं जिनके बीच में सारा संघर्ष चलता रहता है और सत्ता उन्हीं के बीच में बदलती रहती है। संविधान सभा की बहस में लोगों मन में बार बार इस बात को प्रकट किया कि आशा करते हैं कि कालांतर में हिंदुस्तान में भी टू पार्टी पॉलिटी डेवलप हो जाएगी। और हमने जब यह प्रणाली स्वीकार की
आज की जो चुनाव प्रणाली है, जिसमें मैं बहुत दोष पाता हूं, और मैं मानता हूं कि कई सारे दोष उस प्रणाली के कारण भी है जिसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं, मेजॉरिटी सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। उस मेजॉरिटी सिस्टम ऑफ इलेक्शंस को स्वीकार करते हुए भी एक जो प्रेमिस था, एक जो मान्यता थी, वो ये थी कि इस सिस्टम के कारण धीरे धीरे करके टू पार्टी सिस्टम इवॉल्व हो जाएगा। वो तो खैर हुआ नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि 1998, पहले तो 96 में उसकी नींव पड़ गई, लेकिन 1998 के चुनाव का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ है कि यद्यपि टू पार्टी सिस्टम नहीं डेवलप हुआ है, लेकिन दो राजनीति के ध्रुव स्थिर हो गए। टू न्यूक्लियाई ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स हैव क्रिस्टलाइज्ड। एक तो पहले ही था, वो तो छाया हुआ था, सिंगल डोमिनेंट पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन इस सिंगल डोमिनेंट पार्टी स्ट्रक्चर में पिछले इस दशाब्दी में, दशक में, 1990 के दशक में, यूं तो 77 से ही शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद से लेकर के एक गिरावट आती रही, और वह गिरावट जो आती रही, उस गिरावट के कारण वैक्यूम पैदा होता गया। उस वैक्यूम को भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी काफी तेजी से आगे बढ़ी। शायद ही किसी लोकतंत्र के इतिहास में किसी एक पार्टी ने इतने थोड़े समय में इतनी प्रगति की होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी ने इस दशक में की। हाँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करूंगा, कि दैट though the growth of the Bharatiya Janata Party has been phenomenal, our growth rate has not been able to match the decline rate of the Congress. Congress party के maybe whatever it is, I am talking today. मैं आज की बात कर रहा हूं, आज का विश्लेषण कर रहा हूं, और उसमें मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने चाहे असाधारण प्रगति की है इस दशक में, हमारी इस प्रगति की गति वह आपके पराभव की गति का मुकाबला नहीं कर पा रही। और इसीलिए आपको कहना पड़ा कि पिछली बार अगर लोग, अपने संगमा साहब ने कहा कि पिछली लोकसभा में अगर इतने दल थे तो आज इतने हो गए, 40 हो गए, क्योंकि लाइक नेचर पॉलिटिक्स ऑल्सो अबोर्स अ वैक्यूम, देयर इज नेवर एनी वैक्यूम। वो वैक्यूम हमेशा भर जाता है। कोई पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी नहीं भरेगी तो कोई क्षेत्रीय पार्टी भरेगी, कुछ ना कुछ आ जाएगा। लेकिन इसमें भी मैं जो गुण देख रहा हूं वो ये कि यद्यपि टू पार्टी सिस्टम नहीं है, लेकिन दो स्थिर ध्रुव जरूर हैं। वैचारिक रूप से मैं मार्क्सवादी पार्टियों को एक वैचारिक ध्रुव वर्षों से मानता हूं, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन है। लेकिन पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी एक ध्रुव है, भारतीय जनता पार्टी दूसरा ध्रुव है। और यह जो विभाजन आज हुआ है लगभग बराबर का पहले कभी नहीं हुआ। और इसीलिए हमारे चिदम्बरम जी जो कह रहे थे, संगमा जी जो कह रहे थे, बिल्कुल सही है कि ये जो विभाजन है बिल्कुल राइट डाउन द मिडल, वह विभाजन इससे पहले नहीं हुआ। हमेशा स्विंग होता था, इस तरफ चले गए, उस तरफ चले गए। तमिलनाडु में आज भी स्विंग होता है, पुरानी प्रकृति है, एक तरफ जाता है और दूसरी तरफ जाता है। इस बार मैं सोचता था कि शायद वहां पर भी आधा आधा विभाजन हो जाएगा, लेकिन अपनी प्रकृति के अनुसार बिल्कुल दूसरी तरफ स्विंग हो गया। इन चीजों का भी हमारे ऊपर दायित्व आता है। लेकिन इन दिनों में जब भी कभी हमारी सरकार की ओर से सहमति की राजनीति की चर्चा होती है तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई क्योंकि इस लोकसभा का स्वरूप ये है इसीलिए ये बात कहते हैं, क्योंकि इनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला इसीलिए वो सहमति की बात करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि वाजपेयी जी ने विश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए जो बात कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी कि देश में कोई भी सरकार अगर सुशासन देना चाहती है, और सुशासन से हमारा अभिप्राय है कि देश के एक आम नागरिक को देश की सीमाओं को सुरक्षा देना, प्रशासन में शुचिता लाना, समाज में समरसता लाना
और आर्थिक क्षेत्र में स्वावलंबन और स्वदेशी का भाव बलवान बनाना, ये जो सुशासन के लक्षण हैं, वह सुशासन के लक्षण तब तक नहीं हो सकते चाहे उसको 2/3 बहुमत मिल जाए, जब तक वो इन महत्वपूर्ण विषयों पर आम सहमति पैदा नहीं करती। इसलिए उन्होंने ये शब्द सही कहा कि 2/3 बहुमत भी सरकार के पास हो, तब भी सुशासन तब तक संभव नहीं होगा हिंदुस्तान में और आज की परिस्थिति में, जब तक आम सहमति की ओर देश न बढ़े। मैं इस चीज का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि वो जिस समय घोषणा पत्र बनते हैं पार्टियों के, उस समय तो अपेक्षा ये होती है, और हमारे यहाँ पर भी अपेक्षा थी कि हम तो स्पष्ट बहुमत प्राप्त करेंगे, 300 से आगे जाएंगे, 350 पहुंचेंगे, 400 पहुंचेंगे, और एक आध राज्यों में अगर हमको धक्का न पहुंचता तो हम 300 से ऊपर पहुंच ही सकते थे, कुल मिलाकर के देश का जो वातावरण था उसके अनुसार। लेकिन तब भी हमने अपने घोषणा पत्र में एक अलग चैप्टर इस बात पर रखा, जिसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदुस्तान में ये तो वो है नेशनल एजेंडा। कंसेंसस बिल्डिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये पूरा चैप्टर है टुवर्ड्स अ न्यू कल्चर ऑफ नेशनल कंसेंसस। कंसेंसस बिल्डिंग is an essential part of nation building. Cooperation for the larger good of the nation has been a cornerstone of our civilization. ये कोई पार्टी का नहीं. Yet one of the many baneful developments of India's post-independence polity has been the politics of confrontation and negativism. The BJP believes that in a multi-party democracy like ours, constructive dialogue, consultation and cooperation between the ruling and opposition parties is not only desirable but essential. It has become all the more necessary since several major national issues confronting India today cannot be effectively addressed without evolving a broad platform of national consensus. हम इस बात को इसलिए भी बल देते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं, खास करके हमारे मार्क्सवादी पार्टी के लोगों से, कि 1996 में आपने जिस प्रकार की राजनीति को बहुत जोर से आगे बढ़ाने की कोशिश की और कुछ समय के लिए कांग्रेस पार्टी भी उसमें उलझ गई, वह पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी कभी देश का भला नहीं करेगी। पॉलिटिक्स ऑफ नेगेटिव अनटचेबिलिटी कभी भला नहीं करेगी। और आज तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बन गई होगी, लेकिन मुझे उन दिनों का स्मरण है जब भारतीय जनसंघ छोटी पार्टी थी, बहुत छोटी पार्टी थी, लेकिन फिर भी एक बार किसी मिली जुली सरकार का हिस्सा बन गई बिहार में 1967 में। मुझे याद है कि उसके बाद एक अधिवेशन हुआ था भारतीय जनसंघ का कालीकट में, केरल में, और उस समय हमारे जो अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनके बारे में मैं कह सकता हूं कि एक प्रकार से हमको जितना विचार दिया है, जितना चिंतन दिया है भारतीय जनसंघ के समय से लेकर के, और जिनके चिंतन से, जिनके आचरण से, जिनके व्यवहार से, जिनके मूल्यों से आज तक भी हम प्रेरणा लेते हैं, उन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुआ, उसमें कुछ हमारे प्रतिनिधियों ने खड़े होकर के बहुत आलोचना की थी कि ये क्या हो गया है जनसंघ को। बिहार की सरकार में सम्मिलित हो गए कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उसमें सहमत, और आप भी उसमें शामिल हो गए। ये क्या किया है आपने? बहुत बड़ी गलती की है। कम्युनिस्ट पार्टी से मिलकर के आप कैसे सरकार में शामिल हो सकते हैं, ये हमको समझ में नहीं आता। यह बात आपत्ति उठा करके कई प्रतिनिधियों ने कही थी, और मुझे याद है कि तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने उस सारी बहस का उत्तर देते हुए जो बात कही थी, उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हिंदुस्तान में सामाजिक क्षेत्र में अस्पृश्यता गलत मानी जाती है। सामाजिक क्षेत्र में अगर कोई अस्पृश्यता का व्यवहार करता है तो उसको कहा जाता है कि ये गलत काम कर रहा है, ये दुराचरण कर रहा है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में माना जाता है कि अगर इस प्रकार की अस्पृश्यता का आप व्यवहार नहीं करेंगे तो आप गलत काम कर रहे हैं।
और उन्होंने कहा कि मैं कम से कम जनसंघ के अपने साथियों को कहूंगा कि चाहे जो स्थिति आए और आपके चाहे जितने मतभेद हो किसी पार्टी से, आप कभी अस्पृश्यता का व्यवहार किसी पार्टी के प्रति न करें, ये मेरा आपको सलाह होगी। और इसी कारण हमने अपने इस घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी के इस बार के हमने जब इस टुवर्ड्स अ न्यू कल्चर ऑफ नेशनल कंसेंसस की बात की, तो हमने स्पेसिफिकली जो 1, 2, 3 कहा, उसमें सबसे पहले स्पेसिफिकली आवर पार्टी एंड गवर्नमेंट shall do the following. Number 1, we shall not practice political untouchability vis-a-vis any party. मैं इस चीज का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि आज अगर हम आम सहमति के आधार पर सरकार चलाने की बात करते हैं तो यह हमारे लिए तात्कालिक रणनीति नहीं है, यह हमारे लिए निष्ठा का विषय है कि हिंदुस्तान में अस्पृश्यता के आधार पर अगर कोई पार्टी चलाना चाहे, कोई सरकार चलाना चाहे और देश की समस्याएं हल करना चाहे तो वो समस्याएं हल नहीं कर सकता। मैं हिंदू मुसलमान की बात अभी पर नहीं कर रहा हूं, मैं उसका भी जिक्र करूंगा, लेकिन मैं कम्युनिस्टों को एड्रेस करके यह बात का जिक्र खास तौर पर कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि कम्युनिस्ट उनकी एक मजबूरी होगी कि 50 साल तक उन्होंने सारी अपनी जो प्रगति की है वो इस आधार पर की है कि किसी न किसी शक्ति को, किसी न किसी तत्व को एक प्रकार का दैत्य बना करके, ये डेमन है, कैपिटलिज्म एक डेमन है, और वो जो डेमोनोलॉजी है उसके आधार पर अपने सारे विचारधारा की, अपने सारे तत्व की प्रगति करते हैं। और अचानक वो सारे डेमन्स लुप्त हो गए, गायब हो गए, और कोई डेमन मिलता नहीं, तो और कोई ना मिले तो संघ परिवार से, और कोई ना मिले तो बीजेपी से, और कोई ना मिले तो हिंदुत्व से, और एक डेमन बना करके उसके आधार पर अपनी प्रगति करना चाहते हैं। मैं आपको कह सकता हूं, ये एक संयोग हुआ कि जिस दिन वाजपेयी जी ने शपथ ली, हम लोगों ने उनके साथ शपथ ली, नई सरकार ली, आपको कुछ मालूम ही नहीं है। खुशी होगी, मुझे खुशी होगी। मैं विस्तार से इनका जो मुझे अनुभव हुए हैं ना, उनका उल्लेख मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व, और उन इंडिविजुअल्स के लिए देश में आस्था है। मैं नहीं बताऊं, ममता जी उनको ज्यादा जानती है, मैं उनका उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर करूंगा कि 19 तारीख को प्रातःकाल वाजपेयी जी ने शपथ ली, उनकी सरकार ने, हम लोग उनके सहयोगियों के रूप में उस मंत्रिमंडल में शामिल हुए, और उसी दिन शाम को एक दुखद समाचार मिला, और वो दुखद समाचार ये मिला कि श्री EMS नंबूदरीपाद का निधन हो गया। 89 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। और निधन की चर्चा आगे तो बैठ जाओ, निधन का प्रसंग Please take your seat. I'm not yielding. तो बैठ जाओ। I'm not yielding. और रात्रि को वाजपेयी जी ने मुझे कहा कि अच्छा होगा कि सरकार की ओर से वहां पर हम जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित करें, कोई जाना चाहिए। और दूसरे दिन मैं वहां पर गया, मैं तिरुवनंतपुरम गया, और तिरुवनंतपुरम गया तो शायद कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा हूं। अगर मैं सरकार में न भी होता, मेरे लिए संभव होता तो मैं जाता जरूर। मुझे याद है कि यहाँ पर जब श्री भूपेश गुप्ता का निधन हुआ था, मैंने यहाँ पर जो बात कही थी, मुझे लगा कि ये एक राज्यसभा के जीवन के एक अध्याय का अंत है, क्योंकि भूपेश गुप्ता राज्यसभा में उनका जो स्थान था और किसी का नहीं था, और इसीलिए मैंने ये बातें वहाँ पर कही, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सार्वजनिक जीवन में अगर विचारधारा का महत्व है बहुत महत्व है, और इसीलिए विचारधारा के बारे में अगर कोई मुझे कुछ भी कहे तो मैं उसको स्वीकार करता हूं। मेरी विचारधारा, मुझे अयोध्या के बारे में, मुझे नहीं, धारा 370 के बारे में, जहां तक समान नागरिक संहिता का सवाल है, मैं इन सबसे कहता हूं कि समान नागरिक संहिता वह केवल भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं लिखी है, वह भारत के संविधान में लिखी हुई है, इसको कभी मत भूलो। और भारत के संविधान में लिखी होने के कारण कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने जो भी सरकार आती है उस सरकार को याद दिलाती है कि इसके बारे में आपने क्या किया, क्या नहीं किया, बताओ।
विचारधारा में से उद्भूत जितने सारे विषय हैं उनके बारे में कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति, मैं हूं या कोई और हो, कभी अपोलोजेटिक नहीं अनुभव करते हैं। लेकिन हम साथ साथ अगर कोई मिलीजुली सरकार बनाते हैं तो वो मिलीजुली सरकार ईमानदारी से बनाते हैं। और हम जनता के सामने जब जाकर के कहते हैं तो गुप्त कोई चीज करे और बाहर से कोई चीज करे, इस प्रकार की प्रकृति हमारी है नहीं, इस प्रकार का संस्कार हमारा प्राप्त हुआ नहीं। और इसीलिए कल जब गुरुजी के पुस्तक के बारे में कहा तो मैंने खड़े होकर के कहा, मैंने मुझे जो बात कहनी थी वो कह दी। वाजपेयी जी से जब ये सारे सवाल पूछे तो उसका भी साफ साफ उत्तर दिया। हाँ, ये जो बार बार आप रिमोट कंट्रोल की बात करते हैं उसके संदर्भ में एक बात कहता हूं, जो एक बार मैंने केरल में कही थी जब मार्क्सिस्टों ने इस बात की आलोचना की थी कि वाजपेयी जी और अडवाणी नागपुर के इस फलाने वर्ग में क्यों गए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर में क्यों गए थे। तब मैंने वहाँ के मार्क्सवादियों को कहा था कि कभी इस बात को मत भूलो कि हिंदुस्तान में जब पंडित नेहरू की सरकार थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे उसके गृह मंत्री थे, तब भी दोनों पंडित जी और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जब भी आवश्यकता समझते थे महात्मा गांधी से जाकर के सलाह करते थे। कभी उसमें संकोच नहीं होता था कि महात्मा गांधी तो सरकार में है नहीं, वो क्या हमारा रिमोट कंट्रोल है जो हमको कंट्रोल करेगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात पूरी सुनो। अध्यक्ष जी, Please. नॉट yielding. Please, he is not yielding. Dalit Topdar. Mr. Balu, he is not yielding. I am not yielding. He is not yielding. Please take your seat. He is not yielding. I am not yielding, sir. He is not yielding, Mr. Topdar. Mr. Topdar, you please take your seat. Please, बैठिए जरा. रज्जू भैया महात्मा गांधी। Please take your seat. I am not yielding. He is not yielding. He is not yielding. बैठिए. I complete myself. अध्यक्ष जी, Please continue. मुझे स्वयं, हमको स्वयं सरकार में रहने का जो मौका मिला, ये दूसरा मौका है आज, लेकिन केंद्रीय सरकार में हम उस समय भी आए थे जब मुरारजी भाई हमारे प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुरारजी भाई प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह जी गृह मंत्री थे, वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे, मैं उस सरकार में था। मुझे अनेक ऐसे अवसर याद हैं जब हम पटना जाकर के जयप्रकाश जी से सलाह करते थे कि इस मामले में क्या होना चाहिए। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं होता कि जयप्रकाश जी कोई रिमोट कंट्रोल से हमको कंट्रोल करते। जयप्रकाश जी कभी कंट्रोल नहीं करते थे। महात्मा गांधी भी, आई एम नॉट गिविंग, आई एम नॉट He is not yielding. I am not equating anyone to anyone. I am merely, sir, I am not, sir, I am not. He is not yielding. Listen, Jaipal I have ji. heard all the comments and I can understand. He is The not kind of yielding. comments that have been made now, are they fair? You talk of the assassination of Mahatma Gandhi. This is the way in which you are going to have a debate. मैं आपको कहता हूं, जिस समय कोई assassination of महात्मा गांधी की बात करता है, मुझे लगता है कि that's the end of our arguments. आपके पास मैंने देखा है कि इस पूरी बहस कोई भी कर ले, बड़े से बड़ा हथियार कोई है तो या तो महात्मा गांधी की हत्या और 6 दिसंबर के आगे तो आपकी घड़ी आगे बढ़ती नहीं। सर, आई एम मेकिंग अ पॉइंट एंड माय पॉइंट इज दैट दिस गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय एनी अदर एजेंसी। Please. I will. You will have your turn. You will have your turn. Not now. He is not Because yielding. I have seen the. Rajesh ji. Please. नहीं सर, ये घटना छोटी मोटी नहीं। Please take your seat. छोटी मोटी घटना नहीं है। अध्यक्ष जी, व्यवस्थित करिए। सर, it is for. Please take your seat. He is not yielding. He is not yielding. Yield नहीं कर रहा है, बैठिए. Doubt in the mind of the people by two statements. What Honorable Prime Minister said day for yesterday, he has reversed the Please, whole thing. please take your No, seat. no, no, this is not correct. Please take your seat. Yes, it's not Let him continue. Please take your seat. I'm not yielding. I'm not yielding. He is not yielding. Please take your seat. मैं इससे आगे बढ़ करके शांत कहता रहिए. हूं, मुझे याद है कि 1977 में कभी-कभी दोहरी मेंबरशिप की बात करके
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना की जाती थी और कहा जाता था वाजपेयी जी तो बहुत अच्छे, आडवाणी बहुत अच्छे, फलाने बहुत अच्छे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्लीज डोंट इंटरप्ट प्लीज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ इनका संबंध जो है वो खराब है। मैंने तब भी कहा था, आज फिर से सदन में दोहराता हूं कि मैं मानता हूं कि मैं सार्वजनिक जीवन में तो बहुत बाद में आया, राजनीति में तो बहुत बाद में आया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक मैं तुम्हें 14 वर्ष की उम्र से पढ़ा और तब से लेकर के मैंने राष्ट्रभक्ति जी की जो शिक्षा पाई है, देशभक्ति की, निस्वार्थ सेवा की, अनुशासन की जो शिक्षा पाई है वो मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पाई है। जहां तक राजनीति का सवाल है, जहां तक राजनीतिक विषयों के विश्लेषण का सवाल है, तो लोकतंत्र की शिक्षा मैंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से पाई और उनसे राष्ट्रवाद और लोकतंत्र का एक शानदार समन्वय भारतीय जनसंघ के रूप में और आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में करके हम लोग आगे बढ़े हैं। और मैं मानता हूं कि राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के प्रति जो हमारी निष्ठा है, उसी के कारण, विचारधारा के कारण कुल मिलाकर के देश भर में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव पिछले वर्षों में बढ़ता गया। लेकिन साथ साथ मैं एक बात और कहता हूं कि विचारधारा का महत्व है, उसके साथ साथ आदर्शवाद का भी महत्व है, आइडियोलॉजी का महत्व है। हाँ, जातिवाद का जो जिन्होंने योगदान किया है वो अंतर्मुखी होकर के देखें कितना योगदान किया है। आदर्शवाद और विचारधारा दोनों का अपना अपना महत्व है। और मैंने, सरकार तो अभी बनी, लेकिन सरकार बनने के 3 महीने पहले एक इंटरव्यू देते हुए मैंने कहा था, अ लार्ज सेगमेंट ऑफ गवर्नेंस हैज नथिंग टू डू विथ आइडियोलॉजी। अ लार्ज सेगमेंट ऑफ गवर्नेंस हैज नथिंग टू डू विथ आइडियोलॉजी। और जिस समय हमने यह नेशनल एजेंडा तैयार किया, उस समय हम मान करके चले कि जितने हमारे सहयोगी दल हैं वे हमारी आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं करते, और इसीलिए ड्राफ्ट भी ऐसा बनाओ जो एक प्रकार से नॉन आइडियोलॉजिकल हो और ऐसा हो कि जिसके बारे में सब लोग सहमत हो और सब लोग कहें कि हम इसको कार्यान्वित करेंगे। और इस बार के चुनाव में इसमें कोई संदेह नहीं कि लोगों ने 1996 में राम मंदिर के आधार पर वोट दिया होगा, 91 में दिया होगा, एक बार बोफोर्स के आधार पर दिया होगा, एक बार इमरजेंसी के आधार पर दिया होगा। इस बार अगर किसी एक विषय के आधार पर देश के मतदाताओं ने समर्थन दिया हमारी इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को और सब सहयोगी दलों को, समता पार्टी हो, अकाली दल हो, AIADMK हो, PMK हो, MDMK हो, हरियाणा विकास पार्टी हो, शिवसेना हो, जितनी पार्टियां हैं, सबको जो समर्थन दिया वो प्रमुख रूप से ये कि ये एक अच्छा सुशासन दे सकेंगे, एक अच्छा एबल प्राइम मिनिस्टर देश को दे सकेंगे, उसके आधार पर वर्षों से कोई प्रेरक नेता, कोई पार्टी देश के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकी। और आज श्री अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में सारे देश ने ऐसा एक प्रेरक नेता पाया कि सारी आइडियोलॉजीज को भूल करके, सारी जातियों को भूल करके, सारे प्रदेशों को भूल करके लोगों ने समर्थन दिया। लोग परेशान होते हैं। प्लीज 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 टेक योर सीट। 370 बैठिए। मंदिर मस्जिद की बात, Why are you interrupting? आप बैठिए ना। आप उसको क्या छोड़े? 27% प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए 73% ने बैठिए। वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री, अच्छा प्रधानमंत्री के रूप में नहीं स्वीकार किया, बैठिए। 27% ने किया। इसलिए ये नहीं कहिए कि देश ने एबल प्रधानमंत्री मान लिया। ठीक है, बैठिए। 27% ने ओपिनियन पोल में वोट दिया था। प्लीज प्लीज। बाकी पार्टियों में यही निर्णय नहीं कर पाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर निर्णय किया और निर्णय की घोषणा करने का सौभाग्य अगर पार्टी के अध्यक्ष के नाते मुझे मिला, तो जब से मैंने मुंबई के अधिवेशन में इसकी घोषणा की है, कितने लोग हैं जो पूरी देर इसी बात पे लगे रहते हैं, इन दोनों के बीच में भेद कैसे पैदा किया। और मैं यहाँ पर बैठे बैठे किस किस ने क्या क्या नहीं कहा है,
खैर लोगों को जानकारी नहीं, लोगों को जानकारी नहीं है। हमें अच्छा लगता है मुत्तमर जी ना होते तो मैं दिल्ली आता भी नहीं। मैं वाजपेयी जी के जिस समय पहली बार वो चुने गए थे लोकसभा के सदस्य के नाते, पंडित दीनदयाल जी ने कहा कि आप उनके सहयोगी के नाते यहाँ आकर के कार्यालय का काम संभालिए। तब से लेकर के मैंने राजनीति में जो कुछ सीखा है वो इनसे सीखा है। Please, why are you interrupting again and again? आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उसको मैं दूर नहीं कर सकता, क्योंकि अध्यक्ष जी इस अभिभाषण में कुछ लोग भले कहें कि इसमें कार्यक्रम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि इसमें काफी स्पष्ट दिशा दी है कि यह सरकार किस दिशा में जाएगी। और मैं कुछ ही बातों का बहुत संक्षेप में उल्लेख करूंगा, बहस का उत्तर विस्तार से तो वाजपेयी जी देंगे। इस बात पर गलतफहमी किसी को थी, क्योंकि मैं जब सुन रहा था अपने माधवराव जी को, तो माधवराव जी ने कह दिया कि ठीक है आपके 179 आ गए मेंबर्स, लेकिन हमको वोट ज़्यादा मिले कांग्रेस पार्टी को, भले 141 आए हो, हमको वोट ज़्यादा मिले। मैंने कहा कि ये उन्होंने कहीं से खोज निकाला है, मैं जाकर के देखूं तो सही, गलत तो नहीं कहेंगे, और गलत उन्होंने कहा भी नहीं। उन्होंने जो कुछ कहा उसमें सच्चाई है, लेकिन वो सच्चाई जो है वो पूरी तब सामने आती है जब उसके पूरे तथ्य बताए जाते हैं। जैसे मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर के पार्टी को 25.46 वोट्स मिले, परसेंट वोट मिले, और कांग्रेस पार्टी को 25.68% वोट्स मिले। तो ज़्यादा वोट तो थे, लेकिन इस बात का भी उल्लेख करना चाहिए था कि हमारे 25.46% वोट्स 388 कैंडिडेट्स के आधार पर थे, जबकि ये 477 कैंडिडेट्स के आधार पर। मैं खाली आई एम पुटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट, नथिंग एल्स, बट I regard it as more significant that BJP and its allies should have secured 37% votes, and the Congress party and its allies should have secured 29% votes. इसमें बहुत बड़ा है। This is just to put the record straight. मैं कुछ चीज़ों का उल्लेख करना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि जब हम आम सहमति की बात करते हैं तो हमने इस बात का भी जिक्र किया है कि आम सहमति किन किन विषयों में होनी चाहिए। हाँ वो भी बोलूँगा, उस पर भी आम सहमति चाहूँगा। हाँ, उस पर भी आम सहमति अगर आप बैठिए। आप पहले शिवशंकर जी को तो समझाइए, शिवशंकर जी विरोध कर रहे थे। आपके मैनिफेस्टो में था, कोई नहीं करे। राष्ट्रपति के अभिभाषण में पैरा 40 में हमने कहा है, सरकार जहां तक व्यवहार्य हो आम सहमति से शासन चलाने की पद्धति का विकास करने का प्रयास करेगी। कुछ मुद्दे जिन पर तत्काल राष्ट्रीय आम सहमति तैयार करने की आवश्यकता है वे हैं चुनावी सुधार, केंद्र राज्य संबंध, जनसंख्या नीति, सभी निर्वाचित निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून, अंतर्राज्यीय जल विवादों का समाधान, पर्यावरण संरक्षण तथा आर्थिक सुधारों को लागू करते समय समाज के दुर्बल वर्गों के कल्याण के लिए कारगर संस्थागत गारंटियां प्रदान करना। मुझे याद आता है इनमें से कुछ ऐसे हैं कि जिनकी चर्चा तो दशकों से होती रही है। मैं जब यहाँ पर प्रेस गैलरी में बैठा करता था
और वाजपेयी जी नीचे थे, और वाजपेयी जी को नीचे मैं ऊपर से सुना करता था, तो उस समय उन्होंने पहली बार हिंदुस्तान की लोकसभा में चुनाव सुधार का मामला उठाया था, और उस चुनाव सुधार के मामले को उठाया ही नहीं था, लेकिन सदन को, चाहे छोटी सी पार्टी थी, बहुमत नहीं था, लेकिन सदन को प्रेरित किया कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए, और वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। एक बार बनी, वो विसर्जित हो गई। दूसरी बार जब बनी तब तक मैं संसद में, राज्यसभा में आ चुका था, और 70 में मैं राज्यसभा में आया। तब से उसके बाद वह पार्लियामेंट्री कमेटी बनी जिसने 2 वॉल्यूम्स में अपनी रिपोर्ट दी, वो आज तक पड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी से हमारी शिकायत है, बहुत सारे अच्छी रिपोर्ट्स तैयार की, लेकिन रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। ये केंद्र राज्य संबंधों पर जो कुछ थोड़ा बहुत काम किया वो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने किया, नहीं तो सरकार या कमीशन बनाई आपने। 83 में बनी, 88 में उनकी रिपोर्ट आ गई, 88 से लेकर के लगातार जब तक इनकी सरकार नहीं आई तब तक कुछ नहीं हुआ। श्री कृष्णा कमीशन का क्या होगा सरकार से आ गई। और इनकी इंटरस्टेट काउंसिल में प्लीज इंटरस्टेट काउंसिल में उस पर विचार तो डोंट हुआ, इंटरप्ट। और कई सारी ऐसी सिफारिशें हैं कि जिनको इंटरस्टेट काउंसिल के माध्यम से स्वीकार भी किया गया, लेकिन कार्यान्वित नहीं हो सकता। मैंने कुल मिलाकर के जो नक्शा बनता है वो ये है कि अगर सरकार या कमीशन, जो आज से 10 साल पहले रिपोर्ट आ गई, उसकी 247 रिकमेंडेशंस हैं, 247 सिफारिशें हैं, और जिन 247 में से आज तक एक भी क्रियान्वित नहीं हुई है। यद्यपि 89 इस पिछली इंटरस्टेट काउंसिल में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार जब थी तब 89 को उन्होंने पॉजिटिव अनुमोदन अपना दिया है, लेकिन टिल टुडे नॉट अ सिंगल वन हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। This is the state of affairs so far as committees and commissions set up by the Congress party is concerned. It's a matter of regret. लेकिन हमारी सरकार की ओर से प्रयत्न होगा कि इस दिशा में जितनी शीघ्रता हो सके आम सहमति तैयार करके इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में, सेंटर स्टेट्स के बारे में, और सेंटर स्टेट्स के बारे में इस सरकार या कमीशन की दस्तावेज से भी आगे बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दल जैसे शिवसेना है, पंजाब है, हरियाणा है, इनकी एक स्टैंडिंग काउंसिल हमने बनाई मुख्यमंत्रियों की, जिसकी बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट को भी हम ध्यान में रख करके हमारी जो अपनी मान्यता है उस मान्यता का उल्लेख हमने अपने इस नेशनल एजेंडा में लिखा है कि हम मानते हैं कि that there is a clear case for devolution of much greater powers and functions in favor of the states. राज्यों के पक्ष में अधिक से अधिक अधिकार देना, अधिक से अधिक उनको दायित्व देना, उनको शक्ति देना, इसके दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, और सरकार या कमीशन के सिफारिशों को तो निश्चित रूप से हम लागू करेंगे। लोकपाल बिल का स्पेसिफिक उल्लेख है, और ट्रांसपेरेंसी सरकार में लाने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ हम इनेक्ट करेंगे, इसका भी उल्लेख है। लेकिन जिस चीज़ की कुछ आलोचना हुई कुछ मित्रों द्वारा, मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि 50 साल हुए हैं हिंदुस्तान के संविधान को, और मैं इस बात से सहमत हूं कि आज जो हमको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, हम गरीबी दूर नहीं कर पाए हैं, बेरोजगारी दूर नहीं कर पाए हैं, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, समाज में तनाव बहुत बढ़ गए हैं, इसका कारण संविधान नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि संविधान के कारण ये दोष पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई अगर समझे कि संविधान जो है वो उसमें कोई परिवर्तन की जरूरत ही नहीं है और परिवर्तन की गुंजाइश ही नहीं है, और this constitution framed in 1950 is the last word insofar as constitution is concerned, ये दृष्टिकोण सही नहीं होगा। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने जब से लेकर के हमने कमीशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की है,
कुछ लोगों ने इस बात का बड़ा प्रचार करने की शुरू किया है कि देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया, ये लोग बदलने जा रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मित्र वाइको ने कल एक ऐसा उद्धरण डॉक्टर अंबेडकर का हम इस सदन को सुनाया जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि एवरी जनरेशन शुड बी विलिंग टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी जनरेशन, हर जो पीढ़ी आती है उसको सोचना चाहिए कि जो दूसरी पीढ़ी आने वाली है वो दूसरी पीढ़ी है, ये एक तत्परता होनी चाहिए। और उन्होंने शब्द का प्रयोग किया कि कॉन्स्टिट्यूशन को इनफैलिबल और उसको एक सैक्रोसैंक्ट मान करके चलना ये सही नहीं है। साथ साथ मैं ये भी मानता हूं कि चाहे जितना छोटे से बहाने पर उसको संविधान को बदलो, ये भी कोई प्रवृत्ति सही नहीं है। Please take your seat. Please, he is not yielding. बोलिए। I submit, sir. Yes, exactly, no. I have got the highest regard for Mr. Advani. As a matter of fact, I had a valid point of order and I will raise after all. I don't want to interrupt. Under He what quoted rule? Dr. Baba Saheb Ambedkar. Under what That- rule? No, not by that. No, sir. Point of order. मैंने I ये किया। say, Are you raising any point of order? no, later on. No, not that. Oh, Now, because okay, please. Yes, sir. Speaker, sir. Respected Advani ji, quote He is not Dr. raising any point of order. He has yielded. Speaker, sir. आप उसको करेक्ट कर लीजिए, मैं आई बी विलिंग टू बी करेक्टेड। लेकिन मैंने उनको जब कल सुना, No, sir. I say I have got a respect because मैं तो आपको you should not misquote. Speaker, sir. Mr. Advani has misquoted Dr. Baba I am not Saheb quoted. Ambedkar. He has Sir, not sir, quoted. sir. Somebody honorable member of the house, honorable member of the house has quoted wrongly here in the house. Let him finish. I said that. Let him complete. Let him complete first. No, he is not telling us. He is not referring to Advani ji. He is referring to Mr. Chairman, sir. Mr. Vaiko. Sir, Mr. Chairman, sir. Let him complete first. Because He has not completed. the honorable member has stated Mr. Gopalaswamy, he has not completed. one member of the house. He said. Let him complete. You take your seat. But I You should take be your given seat. an Please opportunity. complete. I should be given an opportunity. Yes, yes. Speaker, sir, I have no dishonor about anybody, but the wrong quotation should not go on record. That is all. That is why I am a point of the clarification. The honorable member quoted yesterday in reference to the concluding speech of the Dr. Baba Saheb Ambedkar. He did say you have the quotation that quoted. every generation itself is the You have nation. the quotation quoted. They have the right to amend the constitution, and that too I have provided the 368 proviso in the constitution. Thereby, the constitution is a static, not a static body. But next generation will go to the direction of the directive principle incorporated in the Indian constitution. So that is my clarification, including sir. uniform civil code. Whether we are Including uniform civil code. No, sir, misquoting the Dr. Ambedkar, that is not the case. He said, every generation itself is a nation, they have right to amend the constitution, thereby I have provided the proviso 368 in the constitution, but see that, I am also scared that this constitution not going where. Next generation will think how to achieve the directive principle in the Indian constitution. Yes, we are going in that very direction. I am happy. That direction. He wants to clarify. Mr. Chairman, Please. sir, when I was putting forth my point of view that this government has decided to set up a committee to review the constitution, I said the basic structure of the constitution is not to be altered. I said it very clear terms. Then I quoted Baba Saheb Ambedkar in his, no, not wrongly, what he spoke
on the 25th of November 1949, in the concluding stage of the Constitutional Assembly debates, what he quoted Jefferson, and also one more quotation also is there. That is, it is not meant for the living people, for the dead people. It is meant for the living people. Therefore, sir, the point I wanted to make, we are not here to alter the basic structure. But when he is providing a facile procedure for amending the Constitution, it is pertinent to note that we are here to review the Constitution according to the changing times. I have not wrongly quoted it. Okay. Vasudha, Please, just, Advani. Chairman, sir, just 1 minute. Just 1 minute. Because, yes, this is correct that Ambedkar ji, whatever the Constitution is set up, we respect, we regard. That should not be changed. But is it not a fact that there are some directive principles and there are some fundamental rights? Don't you think that the employment must be the fundamental rights for each family? It should be included in the Constitution. Don't you think the education, it should be fundamental right? So this can be included. What is the harm? Yes, that much you can do it. सर Please. अध्यक्ष जी, क्योंकि कुछ मित्रों ने हमारे इस कथन को Fundamental rights, right to employment, right to education, right to shelter. नहीं, अभी मैं कंक्लूड करूंगा। He is concluding. पैराग्राफ 35 में राष्ट्रपति जी के कहा गया है कि 50 years after independence, the time has come to rejuvenate our institutions so that they are strong enough to meet the challenges of the future. The government proposes to do so, as well as appoint a commission to review the constitution and make recommendations so that anomalous experiences of the past are not repeated in the future. इन 50 सालों में भी समय समय पर अनेक ऐसे लोग हैं, प्रमुख लोग, गणमान्य लोग, इस पार्टी के लोग, इस तरफ के लोग, श्री वीपी साठे जैसे लोग, श्री वेंकटरमन जैसे लोग, नानी पालखीवाला जैसे लोग, मधु दंडवते जैसे लोग, जिन्होंने इस बात पर कहा है कि शायद संसदीय लोकतंत्र की बजाय अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाएं तो अच्छा। मैं इस मत का नहीं हूँ, मैं ये बात नहीं कर, मधु दंडवत ने ये नहीं कहा, मधु दंडवत ने नहीं कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात की। No, he supported parliamentary democracy. Yes, yes. He totally opposed the presidential I am merely saying कि ये जो पीरियोडिकली उठता रहता है, उस पीरियोडिकल एक्सप्रेशन को, और प्रमुख लोग हैं जिनका सबका मैं आदर करता हूँ, उसकी बजाय अगर इस सरकार ने उचित समझा और नेशनल एजेंडा में ये लिखी कि एक कमीशन बनाया जाए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हो, लीगल लुमिनरीज हो, पार्लियामेंटेरियंस हो और पब्लिक लाइफ से लोग हो, और ऐसे लोग मिलकर के विचार करें कि क्या कोई मौलिक परिवर्तन करने की भी जरूरत है, या सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में जो आज अधिकार दिए गए हैं उसमें कोई क्रांतिकारी परिवर्तन किया जाए, या जो इलेक्टोरल सिस्टम हमने स्वीकार किया है उसमें कोई परिवर्तन किया जाए। लेकिन हाँ, मैं इस बात को दोहराऊंगा कि कुछ तत्व ऐसे हैं कि जो हमारा संविधान न भी बनता तो भी हिंदुस्तान में हमारी संस्कृति के परंपरा के हिस्से रहे हैं, और वो ये है कि हिंदुस्तान में मजहबी राज हमने कभी स्वीकार नहीं किया। सेक्युलरिज्म हैज बीन पार्ट ऑफ द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ दिस कंट्री। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ हू फ्रेम्स द कॉन्स्टिट्यूशन वुड नेवर बी थियोक्रेटिक। थियोक्रेसी इज अनएक्सेप्टेबल टू अस, और किसी समय भले हमको नृपतंत्र स्वीकार किया हो, लेकिन आज की स्थिति में स्वतंत्र भारत लोकतंत्र के अलावा और कुछ स्वीकार नहीं कर सकता। रिपब्लिकनिज्म, secularism, equality of all citizens irrespective of their faith, this will be an inherent part of the constitution. Sir, I am not. Please take your seat. Ramdas ji, please. बैठिए. He is not yielding. What can I do? Unless he yields. Between the yesterday our honorable Prime Minister's speech and today's what our Home Minister is speaking. Okay, please continue. अध्यक्ष जी,
Please मुझे और कुछ नहीं कहना है सिवाय इसके कि कभी कभी ये जो बात कही जाती है Please, order, please. इस अभिभाषण में और नेशनल एजेंडा में यूटोपिया की सी बातें कही गई है। मैं मानता हूं कि ये यूटोपिया की बातें जो आज लगती हैं, सचमुच ये सब की सब बातें पिछले 50 साल में हो जानी चाहिए थी। 50 साल बाद भी हिंदुस्तान के सभी गांवों में पानी न पहुंचे, बिजली न पहुंचे और हर एक नागरिक को और 2 समय का भोजन न मिल सके, हर एक नागरिक को स्वास्थ्य का प्रबंध न हो सके, शिक्षा का प्रबंध न हो सके, ये हम सबका दायित्व है। हमारी बहुत बड़ी कमी है और आज कम से कम हमको ये संकल्प करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम इन बातों को पूरा करें जो दुनिया के अधिकांश देश अपने अपने देशों में पूरा कर सके हैं। और इसीलिए ये सोचना कि हर एक को पानी पहुंचाना, हर एक गांव में पानी पहुंचाना, हर एक को शिक्षा देना, हर एक को 2 समय का भोजन देना, ये तो एक यूटोपिया है जो नहीं हो सकता। हाँ, ये बात जरूर है, हमने कोई 5 साल की बात नहीं कही है। अगर आप देखेंगे तो हमने अपने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में 10 साल का समय लिखा है इन बातों के लिए। कुछ चीज़ों के लिए इस अपने नेशनल एजेंडा में ही हमने 5 साल की बात कही है, तो वो शिक्षा की बात कही है कि शिक्षा की बात, और आपने करेक्ट किया हमको, हम इसके लिए आभारी हैं। आपने कहा कि प्राइमरी की बजाय एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, हम इसके लिए आपके आभारी हैं, उसको करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो बात कही गई है 6ठे पैराग्राफ में कि हम इस दिशा में सभी प्रयास करेंगे जिससे एक नए भारत का निर्माण किया जा सके, जो एक ऐसा भारत हो जो भय, भूख और भ्रष्टाचार के तीनों अभिशापों से मुक्त हो। हाँ, भय। अध्यक्ष जी, मैं एक अपने अनुभव से अपनी बात समाप्त करूंगा। आज से 20 साल पहले मैं उस समय भी मंत्री था, सूचना प्रसारण मंत्री था श्री मुरारजी भाई की सरकार में, और पाकिस्तान के निमंत्रण पर मैं पाकिस्तान गया था। मेरा जन्म कराची का है, मेरा शिक्षण कराची में हुआ जो आज सिंध में है, पाकिस्तान में है। और मेरे लिए ये एक अनुभव अवसर था कि अपने घर जाऊं, अपना घर जाकर के देखूं, अपने स्कूल में जाऊं। 2 दिन मैं वहां पर गया था और उन दिनों में वहां पर सैनिक शासन था, जिया साहब का शासन था। चारों ओर सैनिक दिखते थे, चारों ओर। और वहां के नागरिक यह देख करके चकित होते थे कि यह भारत सरकार का एक केंद्रीय मंत्री वह यहाँ पर आया है और इसके साथ सुरक्षाकर्मी कोई नहीं, अकेले अपने घूम रहे हैं। मैं अपने स्कूल में गया, स्कूल के पास में जिन जिन दुकानों पर बचपन में जाता था वहाँ मैं गया, एक अनुभव था विचित्र। लेकिन लोगों को देख करके आश्चर्य होता था कि ये भारत कैसा है कि जिस भारत में बड़े बड़े मंत्री भी बिना किसी संतरी के घूमते रहते हैं। और इन 20 सालों में कुल मिलाकर के आंतरिक सुरक्षा की स्थिति कितनी बिगड़ी है। आज मैं अब तो सर मंत्री बन गया, लेकिन जब मंत्री न भी था, एक राजनीतिक कार्यकर्ता था, तो भी मेरे साथ ये एनएसजी लेकर के चल रहे, घूम रहे हैं, ब्लैक कैट कमांडोज घूम रहे हैं। हमको एम्बेरसमेंट होता है, संकोच होता है, शर्म होता है। और मुझे कभी कभी इस बात पर और संकोच होता है जब सारे के सारे सांसद मुझे लिख करके दिए, मुझे मेरी सिक्योरिटी क्यों विड्रॉ कर दी, मुझे सिक्योरिटी वापस कर दो, मेरी सिक्योरिटी ये कर दो। मैंने तो अपने होम मिनिस्ट्री को कहा है कि इस पर अच्छी तरह से रिव्यू करो, जितना वास्तव में जरूरी है उतना करो। और ये जो आम नागरिक को कम से कम इसके कारण कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ मेरे समझ में नहीं आता कि वीआईपी मूवमेंट के कारण हवाई जहाज रोक दिए जाए, घंटे घंटे पर 2-2 घंटे देर हो जाए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसमें परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन मैं जिस बात पर बल दे रहा हूं कि भय मुक्त भारत करना यह हम बहुत जरूरी समझते हैं। और कल यहाँ पर तमिलनाडु की बहुत चर्चा हुई, कभी अवसर आएगा तो मैं उसका कुछ बोलूँगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यह जो आतंकवाद है, यह जो उग्रवाद है, जो किसी समय जम्मू कश्मीर में था या पंजाब में था और वो फिर पहुँच करके नॉर्थ ईस्ट में पहुँच गया, वह अब दक्षिण में पहुँच गया है और तमिलनाडु में पहुँच गया है। और आए दिन पिछले दिनों में घटनाएं जो होती रही हैं वह बहुत चिंताजनक हैं। और मुझे विश्वास है कि वहाँ की सरकार उस बारे में समुचित कार्रवाई करेगी, उसको करनी चाहिए। हमारी तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से
चाहे इंटेलिजेंस का मामला हो, चाहे उनको सहयोग देने का मामला हो, कोई कसर हम उठा करके नहीं छोड़ेंगे। सब प्रकार की सहायता हम देंगे, लेकिन हम उनसे भी अपेक्षा करेंगे कि वो किसी भी और किसी कंसिडरेशन से इस मामले में ढिलाई न दे, क्योंकि जो पिछले दिनों की घटनाएं हुई हैं वो बहुत चिंता पैदा करती हैं, और उस चिंता में आप सब लोगों ने भी व्यक्त किया है, मेरे मन में भी चिंता है। आज कुछ उसके बारे में और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं सरकार से, वहाँ की प्रदेश सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि इस मामले में जो भी कठोर कदम उठाने की ज़रूरत हो वो उठाए, हमारी तरफ से पूरा सहयोग होगा। मैं अध्यक्ष जी आपको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ, और मैं फिर से इस बात को बल देता हूँ कि हम ऐसा भारत निर्माण करना चाहते हैं जहाँ प्रत्येक नागरिक, चाहे उसकी कोई जाति हो, नस्ल हो या धर्म हो, भारतीय होने का गौरव अनुभव करे। बहुत I just want to submit something. Mr. Advani did not Please. Sir, Please sit down. आज अडवाणी जी ने भाषण दिया Please. और मैं अपनी आशंका जाहिर करना चाहूंगा इस सदन में, और जरूरी हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने परसों भाषण दिया, एक बात की साफ बात हो गई थी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हमने जो नेशनल एजेंडा लिया है इसमें वो मुद्दे हमने छोड़ दिए हैं। हमारी तरफ से लोग खड़े हुए तो अटल जी ने कहा हम उठाएं तो भी हमारी मुसीबत, हम छोड़ दें तो भी मुसीबत, और इन्होंने बड़े प्यार से उस बात को दबा दिया। हमें यकीन हो गया कि इन्होंने वो कंट्रोवर्शियल मुद्दे, चाहे 370 का हो, चाहे राम जन्मभूमि को, अपने एजेंडा से निकाल दिए हैं। आज अडवाणी जी ने बहुत होशियारी से ये कहा है कि हम उन मुद्दों पर कोई अपोलोजेटिक नहीं है, और उसके आगे कुछ नहीं कहा है। इसका मैसेज कहा इन्होंने, इसका मैसेज बहुत कल देश में जाएगा। मैं प्रार्थना करूंगा अडवाणी जी से, अडवाणी जी बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। आज भी जब पढ़ रहे थे कुछ मुद्दा एजेंडा के उठाए थे हो गया ना मैनिफेस्टो से, इस मुद्दे को आप साफ करें, नहीं तो देश में एक शक की सुई कल से चालू हो जाएगी। ये देश के हित में है, नेशनल एजेंडा के हित में है। आप साफ कहिए कि 370 राम जन्मभूमि जैसे मुद्दे अब हमारी नजर में नहीं है, ये सफाई देनी चाहिए। Sit down. Ahmad. Let him read. Mr. E. Ahmad. I have called him. Mr. E. Ahmad. He's answering. Sir, before he starts speaking, I have received a very sad news from Tripura. This is a very sad news. Bimal Sinha, Tripura Health and Urban Development Minister, was attacked by the extremists at the village of Abhanga of Kamalpur subdivision, Dalai district, at about 11:30, and he was killed. His younger brother, Rocket Sinha, an English teacher who was accompanying him, also had been killed by the extremists. The situation is grave, and the state government is asking for adequate security force time and again, but paramilitary force is not providing to the state of Tripura. Home Minister is here, Prime Minister is here. I will urge upon Home Minister that immediately adequate paramilitary force should be sent to Tripura Mr. Acharya, Mr. Acharya, tackle you have to send a letter to the minister. What is the reaction of the Home Minister? Home Minister. Please be seated. Please be seated. Please be seated. कृपया आप स्थान ग्रहण करें। I feel Shri shocked to Advani get ji, Home this Minister sad is replying. news, and I can only say that our government will ensure that whatever assistance is necessary from Delhi, we shall certainly provide. But it's a very sad development that has taken place, and it only emphasizes that the internal security environment is deteriorating in various parts, and it needs an earnest effort on the part of all of us to see that it is checked.